केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया बड़ा कदम। जनगणना में शामिल होगी जाति की गणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध कराए पंजाब। सीएम भगवंत मान के बयान को बताया तथ्यों से परे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौ सेवा को बताया अत्यंत पुण्य का कार्य। कहा, बायोगैस प्लांट से आत्मनिर्भर बनेगी प्रदेश की गौशालाएं। और अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हुई 4 धाम यात्रा। शीतकालीन प्रवास के बाद खुले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए जाति की गणना को जनगणना में शामिल करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आजादी के बाद देश में पहली बार जनगणना में जाति को शामिल किया जाएगा। केंद्र देश और समाज के सर्वांगीण विकास और मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। इससे देश आर्थिक सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया था। यूपीए के दौरान इस विषय पर मंत्रियों का समूह गठित हुआ था, जिसने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी, लेकिन सिर्फ सर्वे करना ही उचित समझा। कांग्रेस ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग किया। उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से अपारदर्शी सर्वे भी कराया था, जिससे समाज में भ्रांति फैली। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए सामाजिक ताना बाना दबाव में न आए, इसलिए यह फैसला लिया गया। हमें सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। जहाँ कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2025 में गन्ने की फसल के लिए एफआरपी भी तय किया गया है। सरकार ने 355 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एफआरपी तय किया है, जो देश के गन्ने की औसत उत्पादन मूल्य से 105% अधिक है। रुपीस पर क्विंटल, और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है, और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी, अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है, 355 रुपीज, 105% मोर देन द कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 2020 पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई। सीसीएस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की आशा व्यक्त की गई। सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया। यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। इसी बीच केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ
प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है। आलोक जोशी को देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की गहरी समझ और जानकारी है। उन्होंने 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इसके बाद उन्होंने 2015 से 2018 तक NTRO के चेयरमैन के रूप में भी अपनी सेवा दी। उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा बोर्ड में 7 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 3 सेना से रिटायर अधिकारी, 2 रिटायर IPS अधिकारी और 1 भारतीय विदेश सेवा से रिटायर अधिकारी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से हरियाणा के जल वितरण को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हैरानी जताई है। भगवंत मान ने अपने बयान में कहा था कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए एक भी बूंद अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा को 9000 क्यूसेक पानी दिया जाता है, जबकि पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पीने का पानी मिला है। उन्होंने कहा कि पंजाब जल बंटवारे का पूरा पानी न देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में आज तक निर्धारित सीमा से कम पानी नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य के अपने हिस्से के पेयजल को मार्च में ही उपयोग करने के बयान को तथ्यों से परे बताया। उन्होंने कहा कि असल में हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया है। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पीने का पानी प्राप्त हुआ है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को कुल मांग का लगभग 60% पानी मिला है। यदि BBMB राज्य की मांग के अनुसार शेष पानी उपलब्ध कराता है तो इससे भाखड़ा डैम के जल भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्यों की मांग हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती रहती है, जिसे BMB द्वारा गठित एक तकनीकी कमेटी द्वारा तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि BMB की टेक्निकल कमेटी ने 23 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने के निर्णय को लागू करने में आनाकानी की जा रही है। आश्वासन के बावजूद पंजाब ने कुछ नहीं किया। इसे लेकर अगले दिन पंजाब सरकार को पत्र लिखकर तथ्यों से अवगत भी कराया गया, लेकिन 48 घंटे तक पत्र का जवाब देने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध करवाएं। कि राज्यों की मांग हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती रहती है, जिससे BBM द्वारा गठित एक तकनीकी कमेटी द्वारा तय किया जाता है। मान साहब, इस विषय पर मैंने 26 अप्रैल को स्वयं फोन पर आपको बताया था कि BBMB की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब, आपने आश्वासन दिया था कि शाम तक पानी छोड़ देंगे और आपने मुझे यह भी कहा था कि आप मुझे फोन पर बधाई भी देंगे। इस पर मैंने अगले दिन आपको पत्र लिखकर इन तथ्यों से अवगत भी कराया है, परंतु मैं हैरान हूं कि 48 घंटे तक पत्र का जवाब देने की बजाय मान साहब आपने एक वीडियो जारी की और आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तथ्यों को दरकिनार करते हुए हरियाणा के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा हरियाणा का पानी रोके जाने को लेकर दिए गए बयान को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पानी को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री पानी देने की हामी भरकर अब पानी देने की बात नकार रहे हैं। इंटरस्टेट वाटर सेविंग के तहत इस पानी पर सबका हक है। राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री ने इसे लेकर अपनी आपत्ति पंजाब के सामने दर्ज करवाई है।
आता है कि कितनी उनकी सोच है और कहाँ तक सोच है और कितनी उनकी बुद्धि काम कर रही है। पंजाब वो जो पानी है जो पाकिस्तान का जो हम रोक रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं क्या? और वो पानी एकदम कैसे ला के इधर डाल देंगे? हमारा पानी तो भाखड़ा से आ रहा है, हाँ? तो ये ऐसी बात कहना, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को पूरी तरह से भटकाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, यूं दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। असलियत के अंदर अपने लोगों के लिए ये नुकसान कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने आज सेक्टर 3 स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब द्वारा हरियाणा को पानी की आपूर्ति में कटौती करने और SYL को लेकर भी भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा को एक बूंद पानी भी सप्लाई नहीं देने की बात कह रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पानी की किल्लत कम करने के लिए पहले कदम उठाने चाहिए थे। सीएम नायब सिंह सैनी को इस मामले में केंद्र से बात कर समस्या का हल करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पानी पंजाब नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की ओर से विभाजित किया जाता है। हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा कि हम भाखड़ा का 9000 क्यूसेक पानी की जगह कटौती करके केवल 4000 क्यूसेक पानी देंगे। प्रदेश की सरकार मुख्य दर्शक बन के बैठी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। PBNB गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंटर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको चिट्ठी लिख दी, अच्छी बात। उन्होंने केंद्र सरकार पे दबाव देना चाहिए और केंद्र सरकार का ही वहाँ पे चेयरमैन होता है और ऑल पावर्स उसी में होती हैं। तो इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीधा केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार ने इस बात के लिए पता करना चाहिए था कि हमें कितना पानी मिल रहा है, अवेलेबल वाटर कितना है डैम में और हमें कितना मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज होडल के गौ सेवा धाम में आयोजित अक्षय तृतीया के वार्षिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला में बने नए शेड का भी उद्घाटन किया और गौ सेवा के लिए 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय तृतीया न सिर्फ सनातन संस्कृति की महान परंपरा का उत्सव है बल्कि जीव मात्र के कल्याण की भावना का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया का संदेश है कि ऐसा कर्म करें जिसका पुण्य कभी क्षीण न हो और गौ सेवा का पुण्य भी अनंत होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ संस्कृति की आत्मा है जिसे माता का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से जूझती दुनिया में समाधान के लिए अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटना होगा और गौ सेवा इस यात्रा का पहला चरण है। यह पावन अवसर न केवल सनातन संस्कृति के महान परंपराओं का उत्सव है बल्कि जीव मात्र के कल्याण की भावना का भी प्रतीक है। अक्षय तृतीया वह तिथि जिसका पुण्य फल कभी क्षीण नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार गौ सेवा का पुण्य भी अनंत और अक्षय होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को मां का स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गौ संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश में गौ माता की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून भी लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट में गौशालाओं के लिए 595 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 2014 से पहले सिर्फ 2 करोड़ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं के पंजीकरण की संख्या बढ़ी है। पंजीकरण की प्रक्रिया आसान होने से 683 गौशाला खोली गई हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक गायें हैं। गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे उनका बिजली का बिल शून्य आएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी गौ बेसहारा न रहे और गौ सुरक्षा के लिए प्रदेश में 3 गौ अभयारण्य भी खोले गए। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में 90 करोड़ की लागत से बनने वाले बायोगैस प्लांट से गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। 595 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया है। जो गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, हमने उनकी प्रक्रियाओं को सरल और सुगम किया है।
लगातार हमारे जो सामाजिक धार्मिक जो लोग हैं, जो समाज के व्यक्ति हैं, ऐसे लोग आगे निकल कर आए और उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 683 पंजीकृत गौशालाएं से अंतर वहां पर लगा है, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया है। 90 करोड़ रुपए की लागत से वो बन करके तैयार होगा। देश भर में आज अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों उच्च राशि में होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का अपना महत्व होता है। इस दिन लोग सोने की खरीदारी करते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी यह दिन खास महत्व रखता है। आज के दिन बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। अक्षय तृतीया विवाह के लिए भी शुभ दिन माना जाता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मानवता को समर्पित यह पावन पर्व हर किसी के लिए सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों को अक्षय तृतीया की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति और संस्कृति के संगम का प्रतीक पर्व अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। यह पावन पर्व सभी के जीवन में अक्षय पुण्य, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को कहा कि समृद्धि और सौभाग्य के पावन पर्व अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से प्रार्थना है कि ये पावन तिथि समस्त प्रदेशवासियों के लिए संपन्नता, उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति और प्रसन्नता लेकर आए। अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज प्रातः उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की कपाट परंपरागत विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण कर खोले गए। मुखबा गांव में शीतकालीन प्रवास के बाद कल मां गंगा की पालकी को गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया गया था। पालकी बीती रात भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में विश्राम के लिए रुकी। वहीं मां यमुना की पालकी अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री में श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा 6 नवंबर तक चलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के साथ गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचकर दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने यात्रा के मंगलमय रहने की कामना करने के साथ ही देश भर के श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन करने का न्योता दिया। विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। नई यात्रा में हमारी प्राथमिकता ही सुरक्षा को लेकर है। सबसे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड चारधाम तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, यह हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हमने सभी प्रबंध किए हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग जारी है, चाहे वो लाइव वीडियोस के माध्यम से हो या ड्रोन के माध्यम से। सभी को आमंत्रित करता हूं कि चारधाम यात्रा बहुत सुगम है, सुरक्षित है। आइए और चार धामों के दर्शन करिए और चार धामों की कृपा आप सब पर बरसेगी। अक्षय तृतीया के मौके पर आज फतेहाबाद की बाजारों में रौनक देखने को मिली। पुरानी परंपराओं के अनुसार सोने और चांदी की दुकानों के अलावा ग्राहक बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जमकर खरीदारी करते दिखे। इस बारे में बताते हुए शीतला माता मंदिर के पंडित सतीश शास्त्री ने बताया कि अक्षय तृतीया का दिन त्रेता युग के शुभारंभ और भगवान परशुराम के जन्म से जुड़ा है। इस दिन किए गए शुभ कार्य और खरीदारी का फल अक्षय रहता है। खासकर सोना चांदी खरीदना समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। दिन है, बड़ा ही पवित्र है। आज हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में हमें वृद्धि समृद्धि प्राप्त होती है। जैसे कोई खरीदारी करते हैं सोना चांदी विशेष, तो वह खरीदने का बहुत ही पुण्य हमें प्राप्त मिलता है, मतलब बहुत उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद जो कोई मुहूर्त करना है, जैसे
कोई भी किसी प्रकार का मूर्त आपका नहीं मांगा गया, परंतु जो आज मूर्त करेंगे घर का मूर्त गृह प्रवेश कर दो जी। जो इस दिन आप गृह प्रवेश करेंगे, किसी अपने मकान में जाएंगे, तो इस मकान में इस दिन जाने से हमें हमारे कुल में वृद्धि होगी, हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार का सुख वैभव हमें प्राप्त होगा। वहीं ज्वेलर शॉप के संचालक ने बताया कि सुबह से ही ग्राहक आ रहे हैं। ग्राहक न सिर्फ आभूषण बल्कि चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी ले रहे हैं। हमारे हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री में 30% तक बढ़ोतरी हुई है। जिसपे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, सोने चांदी के आभूषण जितने ज़्यादा खरीदोगे उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। ये शुभ माना जाता है। हर शहर में, हर जगह, हर तरीके से सोना चांदी लेना शुभ होता है। पिछले साल की तुलना में अब की बार 20 से 25% बढ़ोतरी है। रेट हाई होने के बावजूद भी सोना चांदी लोग खरीदारी कर रहे हैं। सोना चांदी में जैसे कुछ भी लगा लो, कॉइन लगा लो, लक्ष्मी गणेश जी का मूर्तियाँ लगा लो, बाकी आभूषण हो गए, शादियों का सीजन है, इसमें आखा तीज होती है। इसमें वहीं खरीदारी करते ग्राहकों ने बताया कि वे हर साल अक्षय तृतीया पर कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं। नए सामान की शुरुआत करना भविष्य में तरक्की और अच्छे समय का संकेत होता है। हम हर साल इस दिन खरीदारी जरूर करते हैं। अपनी बच्ची के लिए एक सोने की भी चैन ली है और इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन माना जाता है कि बहुत शुभ होती है और इस दिन हम कोई भी खरीदारी करते हैं और वो काफ़ी लंबे समय। विश्व टीबी उन्मूलन अभियान के तहत भिवानी जिले की 116 पंचायतों और 23 एनजीओ को टीबी मुक्त पाए जाने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने उन्हें पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसी दिशा में देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होना जरूरी है। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 से की थी। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। 2022 में जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार, जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया है। और बाकी जो हैं जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया है। भिवानी में टीबी उन्मूलन कार्य की प्रभारी डॉक्टर सुमन ने बताया कि जिले की 315 पंचायतों में से 116 को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। इन गांवों में एक भी मरीज टीबी का नहीं है। इसके साथ ही नवंबर 2024 से टीबी पीड़ितों को कुपोषण से लड़ने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1000 रुपये प्रति माह उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही निक्षय मित्र अतिरिक्त पोषण किट इन मरीजों को उपलब्ध करवाते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले निक्षय मित्रों ने कहा कि टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उन्हें आज पुरस्कार मिला है और वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वे आने वाले समय में पूरे जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे। हमारे जो ज़िले के अंदर 312 गांव टोटल हैं, तो 312 में से 116 गांव हैं जो कि टीबी मुक्त उनको का क्राइटेरिया के अनुसार पाया गया और उसके अनुसार उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट 2 कैटेगरी में दिया गया। ये 2023 से शुरू था, तो जो पंचायतें 2023 में भी टीबी फ्री का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने अपना स्टेटस जो है वो 2024 में भी मेंटेन किया, यानी वो 2 साल तक लगातार उन मापदंडों पे खरी उतरी हैं। निक्षय मित्र बनाया गया था, उस उपलक्ष्य में हमारे को सम्मानित किया गया है। निक्षय मित्र वो होते हैं जो टीबी की दवाइयाँ लेते हैं सिविल हॉस्पिटल से, उनको दवाई दी जाती है फ्री। दवाइयों के साथ साथ एक पोषण किट भी दी जाती है। पोषण किट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे पास फ़ोन आए थे सिविल हॉस्पिटल से कि भी आप अपनी एनजीओ की तरफ से मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो। दवाइयों के साथ साथ पोषण किट की, पोषण आहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारी संस्था पिछले 6 महीने से टीबी उन्मूलन के मरीजों को एक किट देकर, पोषण किट देकर कार्य कर रही है और आज बहुत अच्छा लगा। माननीय मंत्री जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने हमारी टीम को सम्मानित किया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई 2025 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में न्यायमूर्ति गवई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक का होगा और वे इस वर्ष 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। न्यायमूर्ति गवई को 29 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वे नवंबर 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और नवंबर 2005 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने NCR के लिए सुपरटेक लिमिटेड की रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच का आदेश दिया है। दिल्ली NCR सहित अन्य शहरों में भी आवासीय परियोजनाएं चलाने वाले बिल्डरों की भी जांच की जाएगी। न्यायालय ने CBI से अंतरिम स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों से SIT के लिए अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO या प्रशासकों और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के सचिव को निर्देश दिया है कि वे SIT के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारियों को नामित करें। इसी तरह के निर्देश भारतीय लेखाकार संस्थान और भारतीय रिजर्व बैंक को भी जारी किए गए हैं। दिल्ली NCR, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता में परियोजनाएं चलाने वाले बिल्डरों की भी जांच की जाएगी। हरियाणा के लाल पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माउंट अन्नपूर्णा पर तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया है। ऐसे करने वाले वे प्रदेश के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। नेपाल के उत्तर मध्य में स्थित माउंट अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार मूल रूप से हिसार जिले के मिंगनी खेड़ा गांव के निवासी हैं। उन्होंने अपने पर्वतारोहण की यात्रा वर्ष 2019 में मनाली के अटल बिहारी संस्थान से बेसिक कोर्स कर शुरू की थी और इसे 2021 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में एडवांस कोर्स से आगे बढ़ाया। परिजनों ने हमेशा समर्थन कर उनका हौसला बढ़ाया। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने अपने इस साहसी अभियान की शुरुआत 25 मार्च 2025 को की थी और 7 अप्रैल को करीब सुबह 10:30 पर माउंट अन्नपूर्णा पर तिरंगा फहराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अपने इस 12 दिन के अभियान में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले वे पर्वतारोहण में कई राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, जिनमें माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाना शामिल है। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट लहोत्सव पर चढ़ाई की है और 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में माउंट यूनम पर 151 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा तिरंगा फहराया। उनका अगला लक्ष्य विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना है। खतरनाक माउंटेन में से एक माउंटेन है। इसकी हाइट 8091 मीटर है। तो इसमें एक तो जो मौसम बहुत खराब था, बर्फीली हवाएं चल रही थी और जो अवलांच का जो इसमें खतरा रहता है वो हर घंटे 2 घंटे में अवलांच आते रहते हैं। सबसे मुश्किल चोटी मेरे को अभी अन्नपूर्णा ही लगी है, क्योंकि इसमें अवलांच के कारण और इसे खड़ी चढ़ाई के कारण ये सबसे डिफिकल्ट था। अभी आगे मेरा विश्व में जो 8000 मीटर से ऊपर की जो 14 चोटियां हैं उन सभी को फतह करके देश के लिए एक नई उपलब्धि देने का काम करना है। गाँव से और फैमिली से, रिश्तेदारों से सबसे फोन आए थे और सब बधाइयाँ दे रहे थे। इवन CM साहब ने सबने बधाइयाँ देकर हौसला बढ़ाया। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार अपने कीमती समय से समय निकालकर बच्चों को माउंटेनिंग और एडवेंचर के प्रति प्रेरित करते हैं और बच्चों को इसमें करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्वतारोही नरेंद्र कुमार की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नरेंद्र कुमार ने अन्नपूर्णा चोटी पर तिरंगा फहराकर देश को गौरवान्वित किया है। हरियाणा के इस लाल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे ऐसी ही सफलता की नई ऊंचाइयों पर चढ़ते रहें। भारत का पहला वेव्स शिखर सम्मेलन 1 मई को मुंबई में शुरू होने वाला है। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वॉल्ट कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुंबई इस मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। देखिए हमारी संवाददाता दीपिका महतो और श्यामा मिश्रा की ये खास रिपोर्ट।
मुंबई अपने पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। मुंबई शहर इस मेगा इवेंट्स को सफल बनाने में जुटा हुआ है। बसों से लेकर बस स्टॉप, सबवे, हर जगह वेव्स की ब्रांडिंग की जा रही है। 15,000 वर्ग मीटर में फैला वेव्स 2025 मनोरंजन और रचनात्मकता के महासागर में वेव्स उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडस्ट्री के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पायनियर्स को वैश्विक मनोरंजन के भविष्य को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।